आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या? जस्ट एक टर्म बोल दिएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे ही याद कर लो, इंपॉर्टेंट है कि याद करना। इसमें बोला गया है कि ये अ, अ, अपने खिलाफ कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट अगेंस्ट इटसेल्फ, अपने खिलाफ कॉन्टेम्प्ट मतलब कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जिससे सुप्रीम कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है या डिसऑनर किया जा रहा है, ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहा था, उसके अगेंस्ट में ये एक्शन ले सकता है। हाल फिलहाल एक बड़ा फेमस केस हुआ था, प्रोबेबली प्रशांत भूषण नाम है एक लॉयर का। उसने उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस बोबड़े के अगेंस्ट में कुछ एक कमेंट्स कर दिया था। कमेंट्स अपनी जगह पर जस्टिफाइड भी था कि जब आप इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर अपने सोशल इन्वॉल्वमेंट में पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली रूलिंग पार्टीज के साथ मिल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंडली अफेयर्स मिल जा रहा है, जैसे कि वहां पे बहुत कॉस्टली गाड़ी थी, उसको वो राइड कर रहे थे या शायद ट्रायल ही कर रहे थे फोटो में, तो इस पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि थोड़ा सा डाउटफुल की तरफ इशारा जाता है, बट किसी एक जज को ये खराब लग गई और उन्होंने सुओ मोटो केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया। सुओ मोटो मतलब कोर्ट खुद से एक्शन ले रहा है, उसको कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहा या एड्रेस नहीं कर रहा। तो सुओ मोटो केस में या सुओ मोटो एक्शन लेकर उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगाया और ट्रायल चला। हाउ एवर ये ट्रायल काफी क्रिटिसाइज किया गया और 1 रुपए का फाइन सिर्फ दिया गया था प्रशांत भूषण। ये इसलिए कर पाया कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो अपने खिलाफ इस तरह की एक्टिविटी को सजा दे सकता है। आर्टिकल 130 में बोला गया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, 130 नहीं। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो एट प्रेजेंट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, और इस सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, विथ अप्रूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से डिस्कशन करेगा और वो चाहे तो ऑफ द किसी के खिलाफ भी एक्शन, वो चाहे तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का एक पोजीशन बना सकता है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे दिल्ली में हो सकता है वो एर्नाकुलम में बना दे, कोलकाता में बना दे, कहीं भी बना देगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये राइट उसके पास अवेलेबल है, लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था, बहुत पहले एक पिटीशन डाला गया था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपना एक सीट एटलीस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी बनाए, सो दैट उधर के लोगों को दिल्ली आने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को या इस प्रपोजल को ये कहते हुए नकार दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपने ब्रांचेस बनाने लगे या अपने सीट को मल्टीपल जगहों पे बनाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और हाई कोर्ट की जरूरत ही क्या रहेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह पावरफुल है, ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह ही काम करता है। तो अगर आप हाई कोर्ट चले जाएंगे तो आपको तो इंसाफ वहां भी मिल जाना है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में आपको जो है सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, या फिर आप इंटेंशनली सुप्रीम कोर्ट जा रहे डायरेक्ट, तो फिर आइए यहाँ पर। अगर सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे अवेलेबल हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, इसलिए आमतौर पर सीट यही रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कहीं भी बना सकता है। एक और चीजें मिलेंगी, ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 3 तरह के ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये थोड़ा आपको आर्टिकल याद करना पड़ेगा। आर्टिकल 131 में है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस एक स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, कई सारा स्टेट एक तरफ वर्सेस
सेंटर सेंटर प्लस कुछ स्टेट वर्सेस एक स्टेट या सेवरल नंबर स्टेट, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट झमेला हुआ या स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम हुआ या स्टेट टू सेंटर प्रॉब्लम हुआ, तो ये सारा झगड़ा सिर्फ एक जगह पे सेटलमेंट होगा, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? एक चीज यहाँ पर याद रखना कि अगर कोई स्टेट या कोई कोई भी स्टेट टू स्टेट में कोई डिस्प्यूट है जो किसी ऑस्टवाइल एग्रीमेंट या करंट एग्रीमेंट या सनद या इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ट्रीटी हुआ है, उसके तहत डिस्प्यूट हो रहा है, तो जब तक ये ट्रीटी के टर्म्स कंप्लीट नहीं हो जाते वो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक ट्रीटी हुआ जिसमें बोला गया 2025 तक दो स्टेट्स में कुछ सो एंड सो एक्टिविटी चलती रहेगी, बाद में पता लगा उन स्टेट्स को दिक्कत हो रही है, किसी एक स्टेट्स को, या गवर्नमेंट चेंज होगी तो उसने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो क्योंकि इसका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है म्यूचुअली, अगर ये लोग इस ट्रीटी को डिसॉल्व कर देगा तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इस केस में इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि ट्रीटी थी तो दोनों स्टेट्स को मानना पड़ेगा। दूसरा एक वाटर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। इंटर स्टेट इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं कहीं भी रिव्यू कराने किसी भी ऑर्डर को, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अथॉरिटी है जुडिशियल मैटर, लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो गया हो, तो रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि वो अपने ही जो रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है कि वो अपना ही किसी ऑर्डर को या जजमेंट को रिव्यू कर सकता है अपने, क्योंकि जनरली जब आप किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करवा रहे हैं तो ये समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो आप लोअर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पाया या कुछ इससे एरर हो गया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही गलती कर रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि हो सकता है अगर कुछ गलती हो गई होगी या उसमें कुछ चेंजेस, मुनासिब चेंजेस लाने होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उस चेंज को फिर से अपने पुराने जजमेंट को रिव्यू करके उसमें चेंजेस ला सकता है। आर्टिकल 139 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स, एक यहाँ पे याद रखना, रिट्स एक आर्टिकल 32 में भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा, बट ये सिर्फ कहा गया है फंडामेंटल राइट्स में। तो यहाँ ये बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा, लेकिन वो 5 तरह के रिट्स इशू करेगा। तो ये रिट्स इशू करने का पावर असल में आर्टिकल 139 में मिलता है, इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इशू कर सकता है अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और किसी मैटर और किसी भी मैटर में फंड रिट्स इशू नहीं कर सकता। रिट्स कितने तरह का होता है? रिट्स 5 तरह का होता है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब वहां पे उसको देखेंगे। आगे जाके ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर डिफरेंट आर्टिकल्स में, मैं वो आर्टिकल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ बनाया है या कोई नियम कानून या कोई गाइडलाइन इशू किया है तो ये गाइडलाइन इंडिया के सारे कोर्ट पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि बाकी कोर्ट्स बोलेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट दो तरह का स्टेटस एंजॉय करता है, एक स्टेटस एंजॉय करता है जुडिशियल और एक स्टेटस एट द सेम टाइम एंजॉय करता है एडमिनिस्ट्रेटिव। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो दो तरह का ऑफिस है, जुडिशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। जो जुडिशियल ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस काम करेगा तब वो हर तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, सर्टेन मैटर में वो भी आंसरेबल होगा। फॉर एग्जांपल एक मैटर चीफ जस्टिस के पास गया था कि वेदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में आरटीआई एप्लीकेबल है या नहीं।
आरटीआई एप्लीकेबल है हर उस ऑफिस में जो स्टेट के डेफिनेशन में आ रहा है, बट उस स्टेट के डेफिनेशन में कोर्ट नहीं आ रहा था। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोर्ट भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, लेकिन सिर्फ उतनी ही कैपेसिटी में जिस कैपेसिटी में वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। जिस वक्त वो जुडिशियल काम कर रहा है वो पार्ट आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा, मतलब वो स्टेट के डेफिनेशन में भी नहीं आएगा। यही है आज का टॉपिक, लास्ट रहा यहीं तक। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे।